जब आप छोटे थे तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी लाइफ अच्छी जा रही है? जाहिर सी बात है, अच्छे ग्रेड्स, पेरेंट्स की तारीफ, कॉलेज में एडमिशन वगैरह से आपको समझ आ जाता था। काम पर भी जब आपको प्रमोशन मिलती है तब आपको पता चल जाता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करना है और यह चीज और ज्यादा बेचैनी और घबराहट पैदा करती है। लोग आपसे कहते रहते हैं कि आपको कॉर्पोरेट लैडर पर और ऊपर चढ़ना चाहिए या अब आपको अपनी फैमिली स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर सब कुछ एक साथ करने का प्रेशर आ गया है, जिसका नतीजा अक्सर नर्वस एनर्जी के रूप में सामने आता है। नर्वस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों को सब कुछ डबल चेक करने के लिए मजबूर करती है। यह एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपने हर इंटरैक्शन को हद से ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं। आप जानते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपको चैन नहीं आता। यह समरी आपको सिखाएगी कि कैसे इस नर्वस एनर्जी को और ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव कामों में यूज किया जाए। साथ ही आप एंजाइटी से भरे अलग अलग तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बेस्ट टेक्निक्स भी सीखेंगे। अगर आप अपने डेली रूटीन में खोया हुआ या परेशान फील कर रहे हैं तो यह समरी आपके लिए ही है। आखिरकार आप इस चैलेंज को पार कर लेंगे और लाइफ को लेकर और ज्यादा पॉजिटिव नजरिया डेवलप कर पाएंगे। 1. What are high functioning clients and why does it matter? इस बुक की ऑथर डॉक्टर क्लोई 2012 से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रही हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की है जो ब्राइट, सक्सेसफुल और मोटिवेटेड हैं। आप शायद यह सुनकर हैरान हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि वो ऐसे लोगों की मदद क्यों करती हैं जिन्हें मदद की जरूरत ही नहीं है। आपका सवाल जायज है, लेकिन इसके जवाब से पहले हम बता दें कि ऐसे लोगों के लिए एक टर्म होता है। वो लोग जो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, जिनके रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं और जो लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें फंक्शनिंग पीपल कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हाई फंक्शनिंग लोग फंक्शनिंग पीपल से बेहतर होते हैं। हाई फंक्शनिंग लोगों को उनके पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की वजह से पहचाना जा सकता है। डॉक्टर क्लोई के क्लाइंट्स हाई फंक्शनिंग लोग हैं। बाकी लोगों को यह लगता है कि उनकी लाइफ स्मूथ चल रही है, लेकिन इसी सोच की वजह से हाई फंक्शनिंग लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है। उन्हें लगता है कि उन्हें स्ट्रेस्ड होने या टेंशन लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है। हाई फंक्शनिंग लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए वे परफेक्शनिस्ट्स या ओवरथिंकर्स हो जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्री को ही ले लीजिए। ब्री 30 साल की यंग और सक्सेसफुल लड़की है। वह एक फेमस कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर है। ब्री अपनी लाइफ और करियर में सक्सेसफुल और खुश है, लेकिन अपने काम के चलते वह इतना बिजी रहती है कि उसे अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने की फुर्सत नहीं है। ब्री अपने लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती है जिससे आगे जाकर वह शादी कर सके, लेकिन वह परेशान भी है। उसे रिलेशनशिप्स के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। उसे डर है कि कहीं उसके पोटेंशियल पार्टनर ने उसे धोखा दिया तो, कहीं वह उन्हें अपनी बाउंड्रीज तोड़ने का मौका न दे दे। इंसान चाहकर भी चिंता करने से खुद को रोक नहीं सकता है। आपने भी शायद कभी ना कभी वह सब महसूस किया होगा जो ब्री महसूस कर रही है, लेकिन इस नर्वस एनर्जी को अपना डाउट बढ़ाने ना दें, बल्कि इसे एक प्रोडक्टिव एसेट में बदल दें। अगर आप इस नर्वस एनर्जी को हद से ज्यादा सोचने के लिए यूज करेंगे तो आप हर चीज को करने से डरने लगेंगे। मान लीजिए कि आपको पता है कि आपको हेल्प की जरूरत है या आप अपना बिहेवियर या थिंकिंग चेंज करना चाहते हैं, तो यह भी एक साइन है कि आप एक हाई फंक्शनिंग इंसान हैं, क्योंकि आप खुद को और अपने हालात को बदलने के लिए खुद को अकाउंटेबल यानी जवाबदेह और जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसलिए आने वाले चैप्टर्स में जिन टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, उन्हें अप्लाई करने के लिए अकाउंटेबिलिटी का होना जरूरी है। लेकिन कुछ भी करने से पहले आपके अंदर खुद को चेंज करने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। दूसरी एसेंशियल्स ऑफ एनर्जी, सेल्फ डिसिप्लिन, परफेक्शनिज्म और माइंडफुलनेस। इस समरी में कई टेक्निक्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सभी को यूज करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन डॉक्टर क्लोई का कहना है कि आपको सिर्फ उन टेक्निक्स पर फोकस करना चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट यानी काम के हों। वो इसलिए क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन लिमिटेड होता है। बेशक आप इन सब टेक्निक्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से यूज करने के चक्कर में आप बहुत जल्दी थक सकते हैं। अब जैसे डांसिंग और सिंगिंग को ही ले लीजिए। इसमें आपको स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, म्यूजिक का ध्यान रखना पड़ता है
और डांस करते वक्त ग्रेसफुल भी दिखना होगा। सिंगिंग में आपको लिरिक्स, पिच और स्टेज प्रेजेंस का ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग करने पर आप इन दोनों कामों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करते समय हो सकता है कि आप गाते गाते डांस का कोई स्टेप भूल जाएं या कोई मुश्किल डांस करते वक्त आप अपनी पिच पर ध्यान ना दे पाएं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आपको अपना लिमिटेड सेल्फ डिसिप्लिन एक वक्त में एक ही टेक्निक पर लगाना होगा। इससे टेक्निक और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। साथ ही जब आप इन टेक्निक्स को सीख रहे होंगे तो आपके जल्दी थकने का चांस भी कम हो जाएगा। हाई फंक्शनिंग लोग अक्सर परफेक्शनिज्म को लेकर स्ट्रगल करते हैं। फिर से याद दिला दें कि आप किसी काम में गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं। आप चीजों को जल्दी सीखने के आदी हैं। इसलिए जब आप तुरंत इन टेक्निक्स में परफेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, लेकिन खुद को गलतियां करने दें। याद रखें कि आपका परफेक्शनिज्म आपके बेहतर बनने के रास्ते में रुकावट भी बन सकता है। परफेक्शनिज्म से बचने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप गलती करने के बाद खुद से जो कहते हैं उसे बदल दें। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ दिनों के लिए किसी टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाए, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि अगर डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाने के लिए खुद को डांटेंगे, लेकिन ऐसा करना बंद कर दें। इसके बजाय खुद से ऐसे बात करें जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को दिलासा दे रहे हैं। अगर आपका दोस्त परेशान है तो क्या आप उससे सख्ती से बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और परवाह के साथ बात करेंगे और उसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। यही नरमी आपको खुद के साथ भी जतानी है। फाइनली, कोई भी टेक्निक सीखने के लिए माइंडफुलनेस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। माइंडफुलनेस का मतलब है जब आप कुछ सोचते हैं या कोई काम करते हैं तो अपने थॉट्स और बिहेवियर के बारे में अवेयर यानी जागरूक होना। आप खुद से जो कहते हैं उसके बारे में ज्यादा माइंडफुल होना चाहिए। इससे आपको यह एहसास होगा कि कुछ थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए हार्मफुल हैं और आप अगली बार उन्हें एक्टिवली अवॉइड कर पाएंगे। द 3 पार्ट ब्रेथ। नर्वस एनर्जी को यूज करने के लिए पहली टेक्निक है 3 पार्ट ब्रेथ। इसे करना आसान है और यह आपको माइंडफुलनेस को इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगा। यह टेक्निक इन सिचुएशंस में बेहद कारगर होती है। आप इसे खुद को शांत रखने के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप किसी तरह का बोझ फील करते हैं या बेचैन होते हैं तो यह टेक्निक आपको शांत रहने में मदद करती है। यह टेक्निक तब भी काम करती है जब आप खुद के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। 3 पार्ट ब्रेथ स्टेप 0 से शुरू होता है। इस स्टेप में अपनी बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानना जो इस टेक्निक में शामिल हैं। इसमें पहला है बेली यानी आपका पेट, दूसरा है आपके अंडर आर्म्स से नीचे का हिस्सा और लास्ट है आपका चेस्ट। स्टेप 1 है नॉर्मल तरह से सांस लें। अपनी सांस पर ध्यान देते वक्त इसे चेंज करने की कोशिश ना करें। नोटिस करें कि जब आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी कैसे मूव करती है। साथ ही आप यह भी नोटिस कर सकते हैं कि आप कितनी गहरी सांस ले रहे हैं, आप कैसे सांस ले रहे हैं। इसे लेकर खुद के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। आपको यह स्टेप खुद को बिना जज किए हुए करना है। इस स्टेप को कम से कम 10 सेकंड के लिए या फिर आप जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक कर सकते हैं। स्टेप 2 है एक्सहेल टू प्रिपेयर। यह सुनने में बचकाना लगता है, लेकिन इस बात पर ध्यान देना कि आप कैसे सांस छोड़ते हैं आपके लिए रिलैक्सिंग हो सकता है। आप मुंह से सांस छोड़ते हैं या नाक से, आप जैसे भी सांस छोड़ते हैं इस पर ध्यान देना आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करता है। स्टेप 3 है पेट से सांस लेना। यहीं पर स्टेप 0 आता है। सांस अंदर लेते वक्त अपना हाथ अपने पेट पर रखें। महसूस करें कि जैसे जैसे आपका शरीर हवा से भरता है वह कैसे मूव करता है यानी हिलता है। इसके बाद सांस लेते वक्त अपने हाथों को अपने अपर रिब केज, ऊपर की पसली पर ले जाएं। उसके बाद अपने चेस्ट पर जाएं। अपनी बॉडी के इन 3 पार्ट्स को ढूंढने के बाद अपनी सांस को रोक कर रखें। फिर सांस छोड़ते वक्त वापस इन तीनों बॉडी पार्ट्स से होते हुए जाएं। फील करें कि कैसे आपका चेस्ट नीचे जाता है, कैसे आपका रिब केज सिकुड़ता है और कैसे सांस छोड़ते वक्त आपका बेली फैलता है। इसके बाद स्टेप 1 को रिपीट करने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक कर रखें। 3 पार्ट ब्रेथ का मेन गोल है आपको शांत करना और आपके माइंडफुलनेस को इंप्रूव करना। अपनी सांस पर फोकस करना आपको रिफ्रेश और शांत कर देता है। द जोन ऑफ कंट्रोल। शॉन डॉक्टर क्लोई के हाई फंक्शनिंग क्लाइंट्स में से एक है। वो एक सक्सेसफुल एनालिस्ट है जो बहुत स्ट्रेस में था। उसने इसका कारण बताया कि वो उम्मीद कर रहा है कि उसे प्रमोशन मिलेगा। ये तो गुड न्यूज है ना? गलत।
शॉन इस बात को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसे प्रमोशन मिलेगा या नहीं। इसके लिए उसने हायरिंग कमिटी, उस प्रमोशन के लिए अपने कंप्यूटर्स और अपनी परफॉर्मेंस को स्टडी किया। शॉन इस टॉपिक के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। शॉन को एनालिसिस पैरालिसिस हुआ था। यह तब होता है जब किसी सिचुएशन को लेकर आपके दिमाग में अलग अलग तरह के नतीजे या अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो जैसे थॉट्स आने लगते हैं। यानी आप उस सिचुएशन को इतना ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं कि आप चिंता और थकान से घिर जाते हैं, क्योंकि आप उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप भी शॉन जैसे हैं तो जोन ऑफ कंट्रोल टेक्निक आपकी मदद कर सकता है। शॉन और डॉक्टर क्लोई ने इसकी शुरुआत एक लिस्ट बनाने से की। इस लिस्ट में वो फैक्टर्स थे जो शॉन के प्रमोशन मिलने के चांसेस को अफेक्ट कर सकते थे। शॉन इस बारे में पहले ही सोच चुका था, इसलिए उसने कई फैक्टर्स बता दिए। उसने बताया कि कई महीने पहले उससे काम में एक बड़ी मिस्टेक हो गई थी। उसने सुना था कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। शॉन ने अपनी करंट जॉब परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया। बाकी फैक्टर्स में शामिल थे, इस फील्ड से जुड़ा उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था और हायरिंग कमिटी के साथ उसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस। जब लिस्ट कंप्लीट हो गई तो शॉन और डॉक्टर क्लोई ने उसे 2 जोन्स में डिवाइड किया, जोन ऑफ कंट्रोल और जोन ऑफ नॉन कंट्रोल। अब पुरानी मिस्टेक्स और उसकी कॉलेज एजुकेशन जोन ऑफ नॉन कंट्रोल वाले कॉलम में चले गए। जोन ऑफ कंट्रोल में शामिल किया गया शॉन का इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना और अपने वर्क प्लेस में और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल लगना। यानी दूसरे शब्दों में जोन ऑफ कंट्रोल वो जगह थी जहां शॉन को अपना अटेंशन और एनर्जी फोकस करना था। लेकिन जोन ऑफ नॉन कंट्रोल में आने वाली चीजों का क्या आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते? हाई फंक्शनिंग लोग इसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करने से बाज नहीं आते। डॉक्टर क्लोई मानती हैं कि बहुत कम ही होता है जब आप इसमें आने वाली चीजों के बारे में कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आमतौर पर इसमें आने वाली चीजें डेड एंड की तरह होती हैं, यानी आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब शॉन को इस लिस्ट की मदद से समझ आ गया कि वो किन चीजों को कंट्रोल कर सकता है और किन चीजों को नहीं, तो उसके लिए फोकस करना इजी हो गया। उसने अपनी नर्वस एनर्जी उन चीजों पर यूज किया जो अल्टीमेटली उसके प्रमोशन के चांसेस को अफेक्ट कर सकती थीं। वो इसे लेकर सिस्टमैटिक भी था, जिसने उसकी चिंता को भी कम कर दिया था। यह टेक्निक अप्लाई करने में इजी है। इसके लिए आपको एक पेन और पेपर लेना है और अपने करंट गोल या प्रॉब्लम को कैटेगराइज करना है। इसके बाद इस गोल या प्रॉब्लम को लेकर आपकी जो चिंता है उन्हें लिखें। इसके बाद आपको उन्हें जोन ऑफ कंट्रोल और जोन ऑफ नॉन कंट्रोल की कैटेगरी में रखना है। आखिर में लिखें कि आप जोन ऑफ कंट्रोल में आने वाली चीजों के लिए क्या कर सकते हैं। वरी टाइम। साइकोथेरेपिस्ट्स के लिए थेरेपी लेना कोई अनोखी बात नहीं है। डॉक्टर क्लोई को भी केट से मिलकर कुछ ऐसा ही लगा था। केट बड़ी प्यारी यंग लड़की थी जो थेरेपी में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही थी। केट बड़ी बेसब्री से डॉक्टर क्लोई से मिलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने डॉक्टर क्लोई की प्रैक्टिस के बारे में रिसर्च की थी। इस फील्ड में उनका बड़ा नाम था और बहुत से लोग उनके क्लाइंट थे। केट जब उनसे मिलने गई तो उसने बताया कि वो हमेशा चिंता करती रहती है। वो ये सोचकर डरती है कि कहीं उसके पास एक भी क्लाइंट नहीं आया तो क्या होगा, और अगर ज्यादा क्लाइंट्स आ गए तो क्या होगा। उसे ये भी डर लगता है कि वो अपनी प्रैक्टिस को ठीक से नहीं कर पाएगी। यहां तक कि केट अपने खुलने वाले क्लिनिक के अंदर की ह्यूमिडिटी के बारे में सोचकर भी चिंता कर रही थी। डॉक्टर क्लोई समझ गई थी कि केट एक हाई फंक्शनिंग लड़की है। केट ने बताया कि वो अपॉइंटमेंट मिलने से पहले ही अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर चुकी है और उसने डॉक्टर क्लोई के वो वीडियोस भी देख लिए हैं जो उन्होंने थेरेपी के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किए हैं। केट अपने प्रोफेशन को लेकर पैशनेट और सीरियस थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी एंजाइटी सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। केट एक साइकोथेरेपिस्ट है, इसलिए जब डॉक्टर क्लोई ने उसे वरी टाइम सजेस्ट किया तो वो हंसने लगी। वरी टाइम एक कॉमन टेक्निक है जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में यूज किया जाता है। केट ने माना कि वो खुद इस बारे में सोच रही थी, पर उसे डर था कि ये शायद उस पर काम नहीं करेगा। डॉक्टर क्लोई ने केट को जोर देकर कहा कि उसे इस टेक्निक को जरूर ट्राई करना चाहिए। आखिर इसे करने में उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए केट ने डॉक्टर क्लोई के सेशन के बाद ये थेरेपी शुरू कर दी। उसने अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने कैलेंडर में प्रैक्टिस आवर्स के साथ साथ वरी टाइम के लिए भी स्केड्यूल बना लिया।
केट ने डिसाइड किया कि वो हर रोज इसके लिए 2 घंटे निकालेगी और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसे रिजल्ट मिल रहा था। ये सच में इफेक्टिव था, क्योंकि वरी टाइम केट को अपनी चिंताओं के बारे में सोचने का मौका दे रहा था। वो रोज 2 घंटे इन पर फोकस कर सकती थी। जब भी उसके दिमाग में कोई चिंता या टेंशन आती तो वो कहती, मैं इस बारे में अपने वरी टाइम में सोचूंगी। अपनी डेली लाइफ में वरी टाइम को अप्लाई करना इजी है। बस वैसा ही करें जैसा केट ने किया था। अपने कैलेंडर में एक टाइम सेट कर लें या अलार्म लगा लें और उस टाइम के दौरान अपनी चिंताओं के बारे में सोचें। अब मान लीजिए कि आप किसी चीज के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी आपका वरी टाइम नहीं आया है, तो उस चीज को अपनी डायरी, लैपटॉप या फोन में नोट लें, ताकि बाद में आप उस बारे में सोच सकें। आपको केट की तरह 2 घंटे का वरी टाइम रखने की जरूरत नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी चिंता को कितना टाइम देना चाहते हैं। अपने वरी टाइम के लिए स्केड्यूल बनाना बेहद जरूरी है। इससे आपके ब्रेन को यह कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि आपकी चिंता के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट किया गया है। ऐसा होने पर आपकी चिंता तभी सामने आएंगी जब आप अपने वरी टाइम में होंगे। लेकिन तब क्या, जब आप किसी ऐसी बात के लिए चिंता कर रहे हों जिन्हें आप सुलझा ही नहीं सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो पहले के चैप्टर में जाएं और जोन ऑफ कंट्रोल को अप्लाई करें। ये टेक्निक्स आपको उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने में हेल्प करती हैं जिनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। ये आपकी नर्वस एनर्जी को कुछ प्रोडक्टिव करने की दिशा में मोड़ने में मदद करता है। थॉट रिप्लेसमेंट। जैक डॉक्टर क्लोई का एक और हाई फंक्शनिंग क्लाइंट था, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। वो अपने काम में माहिर था और उसे ये जॉब पसंद भी थी। लेकिन इसके बावजूद जैक डॉक्टर क्लोई के पास आया, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान था। उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही थी और जैक जानता था कि ऐसी हालत में डिवोर्स लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन परेशानी ये थी कि उनकी 2 बेटियां भी थीं। जैक की वाइफ ने प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डॉक्टर क्लोई ने जैक को और करीब से जानने के लिए उसके बचपन की बातें पूछीं और उसे डिसाइड करने में हेल्प की। जैक का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उसकी पैदाइश रूरल एपलाचिया में हुई थी। बचपन में ही उसकी मां ड्रग ओवरडोज के कारण चल बसी थी। उसके पिता एक अब्यूसिव और नार्सिसिस्टिक शराबी इंसान थे। महज 11 साल की उम्र में ही जैक ने अपना पेट पालने और कपड़े लत्ते खरीदने के लिए छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर दिया था। वो पढ़ाई में अच्छा था और स्कूल में हमेशा हाई ग्रेड्स लाता था। लेकिन जैक और उसके पिता का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। उसके पिता हमेशा नशे में रहते थे और उन्हें जैक की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वो बार बार जैक को बेइज्जत करते और जब वो अपना बचाव करता तो चीजें उठाकर उस पर फेंकने लगते। एक दिन स्कूल से आने के बाद जैक को अपने पिता का एक नोट मिला। उन्होंने जैक के इंडिपेंडेंट होने का मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि अगर वो इतना ही सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, तो अगर वो उसे छोड़कर भी चले गए तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। ये पढ़कर जैक ना तो डरा और ना उदास हुआ। उल्टा उसे लगा जैसे कि वो अब एकदम आजाद हो गया है। उसने और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की और उसे न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल गई। इसके बाद से जैक अपनी लाइफ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया। उसके पास एक सक्सेसफुल करियर था और एक खराब शादी के बावजूद उसकी 2 प्यारी बेटियां थीं जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। जैक की पूरी कहानी सुनने के बाद डॉक्टर क्लोई समझ गई कि जैक को क्या प्रॉब्लम है। जैक इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि डिवोर्स लेने का मतलब था अपनी बेटियों से दूर हो जाना, और ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ जाता था जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। अगले कुछ हफ्तों तक जैक लगातार डॉक्टर क्लोई के पास आता रहा। वो हर सेशन में उसे याद दिलाती थी कि डिवोर्स का मतलब अपनी बेटियों को छोड़ना नहीं है। लेकिन जैक को बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। इसलिए डॉक्टर क्लोई ने उसे थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक के बारे में बताया। थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक सबसे पहले इस बात को स्वीकार करता है कि आपको जो थॉट आ रहा है वो मैलअडैप्टिव है, यानी इनएक्यूरेट या गलत है। जैक का गलत थॉट था कि डिवोर्स का मतलब था अपनी बेटियों को छोड़कर चले जाना। इसलिए उसे इन थॉट्स को एक्यूरेट या सही थॉट्स के साथ रिप्लेस करने की जरूरत थी। इसलिए जैक और डॉक्टर क्लोई ने मिलकर एक्यूरेट थॉट्स बनाए कि जैक एक जिम्मेदार पिता है जो अपने बच्चों की बहुत परवाह करता है और वो जिंदगी भर अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ेगा। बेशक जैक के दिमाग का एक हिस्सा
इनएक्यूरेट थॉट्स को क्रिटिसाइज करता रहा, क्योंकि हमारा माइंड हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक है। लेकिन जैक ने इनएक्यूरेट थॉट्स को और भी मजबूत किया। जैसे मान लो कि उसका इनर क्रिटिक कहता कि वो कैसे बोल सकता है कि वो एक प्यार करने वाला पिता है। जैक ने अपनी बेटियों को एक आईपैड खरीद कर दिया, ताकि जब उसकी बेटियां अपनी मां के साथ रह रही हों तो जैक उनसे बात कर सके। ये इस बात का सबूत था कि वो एक अच्छे पिता की तरह हमेशा अपनी बेटियों का साथ देगा और अपने पिता की तरह उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जैक का इनर क्रिटिक जब भी उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता तो जैक के पास उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट होता। इससे जैक को अपने एक्यूरेट थॉट्स को खुलकर एक्सप्रेस करने में हेल्प मिली। इस मेथड ने उसे एक तरीके से और ज्यादा मजबूत बना दिया था। थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने मैलअडैप्टिव थॉट्स को पहचान कर लिखना है और उसके बाद अपना रिप्लेसमेंट थॉट लिखना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहना। जब भी आपके दिमाग में कोई गलत थॉट आए तो आपको अपने रिप्लेसमेंट थॉट से उसका जवाब देना है। इस टेक्निक को लेकर क्या आपके मन में कोई डाउट है? डॉक्टर क्लोई को तो ऐसा ही लगता है। यह टेक्निक एफर्मेशन के बारे में नहीं है। कई बार एफर्मेशंस अनहेल्थी हो सकते हैं क्योंकि वो पैसिव और झूठे होते हैं, जबकि थॉट रिप्लेसमेंट आपकी करंट रियलिटी पर बेस्ड होता है। शुरू शुरू में आपको थॉट रिप्लेसमेंट अननेचुरल लग सकता है क्योंकि ये आपके लिए नया नया है। इसे स्ट्रांग बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा। एंकरिंग स्टेटमेंट्स। डैनिलो बहुत स्ट्रेस में था। उसकी फैमिली उससे उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो सीईओ के तौर पर अपना फैमिली बिजनेस बखूबी संभाल लेगा, और उसकी फैमिली उस पर दबाव डाल रही थी कि वो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। लेकिन वो खुद को इस लायक बनाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहता था। वो जानता था कि उनके एम्प्लॉयज उनके करंट सीईओ यानी डैनिलो के अंकल के प्रति वफादार थे। इन उम्मीदों की वजह से डैनिलो के रातों की नींद उड़ी हुई थी। ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि डैनिलो चिंतित भी था, क्योंकि उसके शहर में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे डरावने सपने आते थे कि अगर वो नए सीईओ के तौर पर नाकामयाब रहा और किसी ने उसका खून कर दिया तो। डैनिलो का स्ट्रेस और एंजाइटी इस हद तक बढ़ गए थे कि एक दिन उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। असल में हुआ ये कि वो कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ लंच कर रहा था। जब एक क्लाइंट ने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा तो डैनिलो उसका जवाब नहीं दे पाया। इस तरह का ब्लैकआउट हम सबके साथ होता है। यह तब होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं या चिंतित और नर्वस हो जाते हैं। डैनिलो के केस में ये तीनों ही चीजें एक साथ हो रही थीं। यहां एंकरिंग स्टेटमेंट टेक्निक डैनिलो की हेल्प कर सकता है। इंसान को सबसे बुरा तब लगता है जब वो एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में कुछ बोल नहीं पाता या जवाब नहीं दे पाता है। आप सोच सकते हैं कि लंच के दौरान डैनिलो की हालत क्या हुई होगी, या उस स्टूडेंट का क्या हाल हुआ होगा जो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसकी फर्स्ट पोजीशन आ सकती थी। एंकरिंग स्टेटमेंट्स की मदद से आप माइंड ब्लैंक की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। एंकरिंग स्टेटमेंट्स शॉर्ट और बिल्कुल सीधे होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये स्टेटमेंट्स आपको ऐसे वक्त में हेल्प करते हैं जब आपका माइंड क्लियरली कुछ सोच नहीं पाता है। सबसे पहले आपको पहले से ही अपना एंकरिंग स्टेटमेंट तैयार करना होगा। आपको इसे प्रैक्टिस भी करना होगा। एंकरिंग स्टेटमेंट को एक लकी चार्म की तरह समझिए, जिसे आप हर वक्त अपनी जेब में लिए घूमते हैं। डैनिलो के एंकरिंग स्टेटमेंट्स थे, ये फीलिंग कुछ मिनटों में गुजर जाएगी। मेरा सिर मेरे कंधों से ऊपर है। मेरे कंधे मेरे पेट के ऊपर हैं। मेरा पेट मेरे पैरों के ऊपर है। ये स्टेटमेंट्स सुनने में बोरिंग लगते हैं, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी आपको पैनिक की सिचुएशन में हेल्प करेगी। पैनिक की सिचुएशन में ब्रेन को ठीक से काम करने के लिए सिंपल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका माइंड ब्लैंक हो गया तो आपको अपने एंकरिंग स्टेटमेंट्स कैसे याद आएंगे? इसके लिए आपको खुद को एक्सपोज करना होगा। डैनिलो के केस में डॉक्टर क्लोई ने उसे उस इंपॉर्टेंट लंच के बारे में याद करने को कहा था। यह मेमोरी उसके अंदर पैनिक और एंजाइटी की फीलिंग को ट्रिगर कर सकती थी। फिर उसने जो स्टेटमेंट्स बनाए थे उन्हें प्रैक्टिस किया। एंकरिंग स्टेटमेंट्स याद रखने में इजी होने चाहिए। डॉक्टर क्लोई कहती हैं कि पहले अपने स्टेटमेंट्स को लिख लें ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। आप डैनिलो के एंकरिंग स्टेटमेंट्स भी कॉपी कर सकते हैं। कुछ और एंकरिंग स्टेटमेंट्स हैं। मेरा सबसे पहला काम इस वक्त सांस लेना है। मुझे बाद में इस बारे में सोचकर हंसी आएगी। इट इज ओके।
ये गुजर जाएगा। कंक्लूजन। सबसे पहले तो आपने इस समरी में नर्वस एनर्जी के बारे में जाना। ये बची हुई एनर्जी है जिसे आप अक्सर ज्यादा सोचने और चीजों को हद से ज्यादा एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। इसे चिंता करने के लिए यूज करने के बजाय आपको इसे प्रोडक्टिव बनने के लिए यूज करना चाहिए। सेकंड, आपने 3 पार्ट ब्रेथ टेक्निक के बारे में जाना। यह टेक्निक उन सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है जहां आप खुद को लेकर बेहद इमोशनल और नेगेटिव फील करते हैं। यह टेक्निक आपको शांत और रिलैक्स होने में मदद करता है। थर्ड, आपने जोन ऑफ कंट्रोल टेक्निक के बारे में जाना। यह तब इफेक्टिव होता है जब आप किसी चीज को लेकर बेहद परेशान हो जाते हैं। यह आपको समझने में हेल्प करता है कि किसी सिचुएशन में आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। फोर्थ, आपने वरी टाइम टेक्निक के बारे में जाना। ओवरथिंकिंग से बचा नहीं जा सकता, पर वरी टाइम आपको अपनी परेशानियों को मैनेज करने में और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करता है। फिफ्थ, आपने थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक के बारे में जाना, जो आपको इनएक्यूरेट थॉट्स के बजाय एक्यूरेट थॉट्स पर फोकस करने में हेल्प करता है। और फाइनली, आपने एंकरिंग स्टेटमेंट टेक्निक के बारे में जाना। ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जो आप तब यूज कर सकते हैं जब आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। अब आपके पास ऐसे टूल्स हैं जो आपको एंजाइटी, सेल्फ डाउट, स्ट्रेस और डर से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। ये कहावत है कि किसी चीज के बारे में जानना बस आधी जंग जीतने के बराबर होता है। अब बस इन टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए और खुद फर्क देखिए कि कैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। एक बार में एक टेक्निक अप्लाई कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी हार मत मानिए। आप अपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा सकते हैं और अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं।